Welcome to eSchool India. I am your tutor Dr. Rizwana Mustafa. I have done my PhD in chemistry from University of São Paulo, Brazil. I hope so. Our relationship as a teacher and student will be a very strong relationship, and I will help you to make your all the concepts clear regarding chemistry. और हमारा ये student teacher relationship will leads you towards a success in your future. So the topic of today we are going to discuss is a solid state, the type of the first chapter of your syllabus, and we will study about what are solids, and we will look at the different types of solids which are exist, और वो कौन सी type of solid है जो कि exact type of solids के तमाम characteristics को follow करती है. And the other type of the solid which we will study is the type of solid जो कि थोड़ी सी आप लोग कह लें कि false characteristics जो होते हैं उनको follow कर रही होती है, and that is not known as a exact solids. ठीक है, तो solids की जब हम बात करते हैं they are the substance, hard चीज़ें होती हैं. जिस तरह आपको पता है मैटर की 3 किस्में होती हैं, they are solids, liquid and gases, और हम उनको बाज़-औक़ात रिवर्स पैटर्न में भी पढ़ते हैं. पहले गैसेस के बारे में पढ़ा जाता है, आफ्टर दैट यू स्टडी अबाउट द लिक्विड्स, और उसके बाद आप जो है सॉलिड्स के बारे में जानते हैं. तो सॉलिड्स आर द सब्सटेंस जो कि हार्ड होते हैं, दे हैव देयर डेफिनेट शेप एंड दे हैव देयर डेफिनेट वॉल्यूम. और सबसे बड़ी बात जो सॉलिड्स की होती है वो ये होती है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेफिनेट वे से अरेंज होते हैं. उनकी अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं और हम उन पोजीशंस को हिला नहीं सकते. दे आर जैम पैक्ड. ठीक है, इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक ख़ास शक्ल होती है और उनका एक ख़ास वॉल्यूम होता है. हम उनकी शक्ल और वॉल्यूम में जहाँ पर भी उनको रखेंगे उनमें, जिस तरह लिक्विड्स और गैसेस जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंटेनर अपनी शेप को एक्वायर कर लेती हैं. ये प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं होती. एंड द डिफरेंस इज द जैम पैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है जी, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो जो सॉलिड्स होते हैं उनको 2 मेजर टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है. द फर्स्ट वन इज नोन एज crystalline solids and the second one is known as the amorphous solids. अब क्रिस्टाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? जिस तरह मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात की, दीज आर द सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स जो उस ख़ास चीज़ को मिलकर बना रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में आपको पता है कार्बन होती है, तो कार्बन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द डायमंड. ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर हैव अ डेफिनेट पोजीशंस, और वो अपनी मखसूस जगहों पर एक मखसूस तरीके से अरेंज हुए होते हैं, और ये चीज़ हमें अमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं मिलती. मीन्स वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नंबर 1, constituent particles of crystalline solids are have definite arrangement. And when we talk about the constituent particles of the amorphous solids, they are not definitely arranged, they are randomly arranged, we can say. ठीक है, तो the constituent particles of the amorphous solids are not properly arranged. अब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है और जो बाकी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें वो हम इसी अरेंजमेंट को जहन में रखते हुए अच्छे से समझ लें. फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमंड, और डायमंड में हम फर्स्ट करते हैं कि कार्बन इज़ मेकिंग द स्पेसिफिक कंपाउंड, और ये चीज़ हमारे पास है. ये चीज़ जो है दीज आर द पार्टिकल्स जो कि इस तरह से अरेंज हुए हैं. कुछ पार्टिकल्स को मैं जो है वो ब्लैक डॉट से
रिप्रेजेंट करूँगी और कुछ पार्टिकल्स को जो है अल्टरनेट जो है वो मैं रिप्रेजेंट करूँगी ताकि हमें जो है डिफरेंस उसका पता चल सके। सो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, फिर ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, ब्लैक के बाद रेड और ब्लैक के बाद रेड पार्टिकल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट अरेंजमेंट होगा उसमें इस तरह से होगा कि इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि दो पार्टिकल्स के बीच में तीसरा पार्टिकल आएगा ताकि हमारे पास जो पैकिंग है वो जैम पैकिंग हो जाए, ताकि इन दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिफरेंस है इस तरह से अरेंजमेंट है। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख रहे हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मींस इस गैप को फिल करने के लिए ये वाला पार्टिकल इन पार्टिकल्स के दरमियान इस तरह से अरेंज होगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर रेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेड आएगा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में ब्लैक आएगा, इन दोनों के दरमियान में फिर जो है वो रेड आएगा और यहाँ पर दोबारा से ब्लैक आ जाएगा, यहाँ पर रेड आ जाएगा, ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, जो तीसरा पैटर्न होगा वो वही वाला पैटर्न होगा जो ऊपर वाला है, जिसमें हमने क्या किया था, ब्लैक लगाए थे डॉट्स और ब्लैक के बाद रेड उसी तरह लगा रहे थे। अरेंजमेंट उसका वही रहेगा जो हमने ऊपर वाली लेयर बनाई। तो तीसरी लेयर जो है वो उसी लेयर के पैटर्न को फॉलो करेगी। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला पैटर्न फोर्थ लेयर पे ये वाला फॉलो होगा। तो उसमें पहले हमारे पास जो है वो ब्लैक के नीचे हम ब्लैक डॉट्स लगा लेते हैं टू सेव द टाइम, और यहाँ पर रेड डॉट्स के नीचे जो है वो रेड लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक स्पेसिफिक पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया और यही हो रहा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स मिलकर उस चीज़ को बना रहे हैं, वो एक ख़ास मखसूस जगह पर जुड़े हुए होंगे और उस मखसूस जगह को हम हिला नहीं सकते। ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड्स, तो दे आर रैंडमली अरेंज्ड। इनमें कोई भी अरेंजमेंट इस तरह से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो हो सकता है जो नीचे वाली लेयर है उसमें दो ब्लैक आ जाएं, फिर दो जो है वो रेड आ जाएं, फिर दो ब्लैक आ जाएं, फिर दो रेड आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह से अरेंज हुए हुए हों, जिस तरह से हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पढ़ा। तो यही चीज़ ऐसी है, इनकी अरेंजमेंट ही जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे के से डिफर कर रही होती है। तो द मेन पॉइंट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि तमाम डिफरेंसेस क्रिएट करेगी बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट इज दिस दैट they are having very definite shapes and definite volume, और इनका जो melting point होता है वो काफ़ी sharp होता है। जो crystalline solids होते हैं they are having sharp melting point। sharp melting point का मतलब ये होता है कि जब इनका melting point अचीव होता है तो ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है, उसने 110 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना है, तो 109 एंड 110 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा 3 या 5 डिग्री सेल्सियस का गैप नहीं लेगा। एक पॉइंट आएगा जिसमें फौरन से लिक्विड जो है वो सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड्स, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं दे आर नॉट शार्प। एक रेंज होती है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है जिसमें वो चीज़ होती है मेल्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल वही बात लेते हैं कि अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री एंड 10 सेल्सियस है, तो इसमें एक रेंज आएगी 110 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक जो होगा वो कंपाउंड आहिस्ता 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 मेल्ट होगा और हम जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने का मतलब ये हो रहा होता है कि कोई चीज़ मेल्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली बर्न हो जाती है। तो अमॉर्फस सॉलिड में ये वाली डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी जो है ये भी देखने में मिलती है। तीसरी बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं। हाई होने की यही वजह है कि जैम पैक होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और उसके मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करने में, उन बॉन्डिंग्स को तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। सो दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स।
बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड्स, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी जी, दैट इज डिफरेंशिएटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फ्रॉम द अमॉर्फस सॉलिड्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनको हम आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपी के नाम से भी जानते हैं। आइसोट्रॉपी इज अबिलिटी, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एन आइसोट्रॉपिक, और जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का क्या डिफरेंस है, एक तो ये बात देख लीजिए, मोस्टली जो स्टूडेंट वो कंफ्यूज करते हैं ए अमॉर्फस और ए से एन आइसोट्रॉपिक, को समझते हैं कि ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो है वो शायद अमॉर्फस सॉलिड से रिलेट कर रही होती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा उलट आपको इस जहन में रखना है, ए से अमॉर्फस, लेकिन जो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी है ये आइसोट्रॉपिक है। द प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंज आ रहा होता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और जैसे जैसे हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे अलोंग द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, उसमें चेंज देखने में मिलेगा। कैसे, यहाँ पर एनाइसोट्रॉपिक की पहले डेफिनेशन देख लीजिए, दिस इज द चेंज इन physical properties, change in physical properties along the arrangement of the molecules. कैसे हम लोग इस डिफरेंस को देखते हैं, आप लोगों को पता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, तो दिस इज द प्रॉपर्टी जिसमें लाइट जो होती है मॉलिक्यूल के साथ आके क्या होती है, स्ट्राइक करती है, कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब होता है और कुछ होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस लेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर कोई और तरह का अरेंजमेंट हमें देखने में मिल रहा है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कोई और अरेंजमेंट देखने में मिल रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे पास दो रेड और दो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से देखते हैं तो और तरह के स्पॉट्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे अरेंजमेंट जो है वो चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे हम इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन से ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन से हमें मुख्तलिफ देखने में मिलेंगी। द रीजन इज के मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंटली अरेंज्ड ऑल अलोंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और एक डिफरेंट पैटर्न को उसने फॉलो किया हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अमॉर्फस सॉलिड्स में सेम रहती हैं। क्यों सेम रहती हैं? क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर इस बंच ने दिखाया उसी तरह का बिहेवियर यहाँ पे पड़ा एक बंच दिखा रहा होगा, ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट होती है, कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो वो बिहेवियर, द चेंज इन बिहेवियर है वो सारे मॉलिक्यूल में, सारे सॉलिड में एक ही तरह का देखने में मिल रहा होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं कि व्हेन वी आर गो टू द मैरिज हॉल, तो फॉर एग्जांपल एक मैरिज हॉल है जिसमें सारे जेंडर्स जो हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको अलहदा करके बिठाया हुआ है, जो लेडीज़ हैं अलहदा हैं, जो जेंट्स अलहदा हैं, बच्चे अलहदा हैं, और एक शादी हॉल ऐसा है जहाँ पे सारी गैदरिंग आपको बहुत सारी इकट्ठी मिल रही है देखने में। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो शादी हॉल जिसमें सारे लोग अलहदा अलहदा हैं, जो जेंडर वाइज होंगी, जो एज वाइज होंगी, वो सबको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इस एज के लोग हैं, उनके इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीमेल इस तरह के बिहेव करती हैं, ये एज ग्रुप की हैं, ये इनकी जो हैं वो आप लोग कह लें कि शौक हैं, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसको ये फॉलो करती हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स ऑफ द पीपल, तो ये ग्रुप्स ऑफ पीपल जो होते हैं इनमें वो सारी प्रॉपर्टीज हमें मिक्स देखने में मिलेंगी, जिसकी वजह से उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हम कहेंगे कि उस मिक्स गैदरिंग में सारी प्रॉपर्टीज हमें एक ही जैसी देखने में मिल रही हैं, वी कांट डिफरेंशिएट देम, ठीक है। तो यही चीज यहाँ अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में है, वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस वेरी क्लियरली अमंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट हियर वी कांट डिफरेंशिएट एनी काइंड ऑफ, वी कांट मेक अ डिफरेंस इन एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज along a specific
स्पेसिफिक लाइन और स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब हम कटिंग्स की बात करते हैं तो कटिंग्स जो होती हैं अलोंग द क्लीवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती हैं। हम इनको जब इनका मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक आप कह लो कि फेस सेंटर्ड मॉलिक्यूल्स, इसमें डिफरेंट तरह के आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप देखने में मिलेंगी जो हम इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लीवेज, तो क्लीवेज जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इनका जो यूनिट सेल होता है वो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ये एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि इन डॉट्स को ज्वाइन करके मैंने बनाया। दिस इज़ द यूनिट सेल। ये वो यूनिट सेल है जो कि उसमें तमाम पार्टिकल्स मिलके उसका एक बेसिक सेल बना रहे हैं और यही सेल रिपीट होगा थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और यहाँ पर भी हम इसी तरह का एक यूनिट सेल जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये यूनिट सेल क्या होंगे, ये मिलके क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अब जब हम इसकी कटिंग की बात करते हैं तो हम इसको थ्रू एक बाइसेक्शन इसकी कर सकते हैं, या तो इस तरफ से काट सकते हैं या इस तरफ से काट सकते हैं। जिस तरह के यूनिट सेल की बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसी तरह से उसके कटिंग पैटर्न जो होंगे वो पॉसिबल होंगे। बट हम लिख सकते हैं कि इसकी जो होगी, इसकी जो है वो क्लीवेज फिक्स क्लीवेज होगी, लेकिन जब हम इसकी क्लीवेज की बात करते हैं तो इसकी क्लीवेज जो होगी वो फिक्स नहीं होगी। द रीज़न इज दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल की वजह से हम इनको कहीं से भी काट सकते हैं ड्यू टू द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो क्लीवेज है वो नॉट फिक्स क्लीवेज होगी, ठीक है जी। इसको काटने के लिए हमें किसी भी क्लीवेज एज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे जाके जब डिटेल्स डिस्कस करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को भी देख लेंगे कि किस तरह से कौन सी शेप जो होती है उसकी क्लीवेज पॉसिबल होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसके एग्जांपल हमारे पास CFX है, कार्बन है, डायमंड जिसको हम कहते हैं, हम इसको डायमंड लिख लेते हैं, डायमंड, सिलिका है। और जब हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर द सॉलिड्स जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। रबड़ है, इसमें ग्लास है और प्लास्टिक है। So this is the difference between the amorphous and the crystalline solids. We will meet in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.